Hello students, this is Sandeep Kumar from Shivjyoti Education Group. In this video, I'm going to start the second session of Indian Economy on the Eve of Independence. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स इन द ईयर 1947 की सिचुएशंस कंडीशंस क्या थी, जिससे रिलेटेड कुछ फीचर्स को मैंने आपको बताया था. मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कुछ फीचर्स को. मैंने उसमें बेसिकली कॉलोनियल इकोनॉमी को डिस्कस किया था. मींस एक ऐसी इकोनॉमी जो कि अपने रूलर्स को सर्व कर रही हो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन से, और हमारे यहाँ पे इंडिया ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व कर रहा था. पॉइंट नंबर 2, स्टैग्नेंट इकोनॉमी. When the ruler of any economy is having no interest in the growth and development of it is termed as stagnant economy. Next point was backwarded economy. Due to the low per capita income and decline in the national income, the availability of infrastructure and other opportunities are not available. India was facing the same problem at the time of independence and so on. मैंने कुछ और फीचर्स को भी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में. And at the last I told that in the next video we will discuss about the agriculture sector at the time of independence. तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशंस क्या थी, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर. क्योंकि मैंने बताया था आपको दैट एग्रीकल्चर वाज द वेरी डोमिनेंट सेक्टर इन इंडिया because 72% of the total population was directly or indirectly occupied in this sector. But the decline in the GDP, or we can say the contribution to the GDP was only 50%. तो क्या इसके रीजन से और एग्रीकल्चर की सिचुएशन कंडीशन स्टेटस क्या था, चलिए बात करते हैं. इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947. The Indian economy that we inherited from our colonial rulers needed efforts in all sectors. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारी इकोनॉमी हम लोगों ने सिक्योर की थी इन द ईयर 1947 फ्रॉम ब्रिटिश पीपल, उसमें अप्रॉक्सीमेटली सभी सेक्टर्स में अब हमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी. मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में भी कि कॉलोनियल इकोनॉमी थी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, अर्बनाइजेशन ज़्यादा नहीं था, तो मीन्स ले दे के हमें सभी सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट करना रिक्वायर्ड था. इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज ऑलमोस्ट एब्सेंट. Agriculture sector was slowly forced into production of commercial crops and was using primitive methods. अंडरलाइन कीजिएगा, primitive methods means simple methods. कुछ innovative ideas या innovative methods को यूज़ में नहीं ले रहे थे. ड्यू टू ज़मींदारी सिस्टम. मेक अ पॉइंट हेयर कि यहाँ जो हम सिंपल मेथड्स को यूज़ में ले रहे थे, इसका एक सॉलिड रीज़न था ज़मींदारी सिस्टम, और इन ब्रॉडवे वी कैन से लैंड टेन्योर सिस्टम. ये लैंड टेन्योर सिस्टम के अंदर ही ज़मींदारी सिस्टम आता है. और इस सिस्टम में मैंने बताया था आपको कि ज़मींदार्स को अपॉइंट किया जाता था बाय द लैंडलॉर्ड. वो एक पर्सन को अपॉइंट करता था. ही वॉज नोन एज ज़मींदार एंड ही हैज़ टू कलेक्ट ऑल द रेवेन्यू फ्रॉम द टेन्योर्स. टेन्योर मीन्स एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा फार्मर जिसके पास खुद की लैंड अवेलेबल नहीं है, वो लैंडलॉर्ड की लैंड को हायर करके और उस पर एग्रीकल्चर वर्क करना चाहता है. बट दैट पर्सन वॉज एक्सप्लॉयटेड एंड टोटली बैन टू यूज़ एनी ऑफ द लेटेस्ट एंड न्यू मैथड्स ऑफ द एग्रीकल्चर. और इसी वजह से लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी. लो प्रोडक्टिविटी की वजह से ही क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे इफेक्ट होता था, प्लस पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो जाती थी. इंडियन इंडस्ट्रीज वर नेग्लेक्टेड. इंडिया की जो इंडस्ट्रीज इनको नेग्लेक्ट कर रहे थे ड्यू टू टू फोल्ड पॉलिसी. टू फोल्ड पॉलिसी, आई रिपीट, इस पॉलिसी के अंदर क्या किया जाता था कि इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे टू द ब्रिटेन, और वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को रिवॉल्यूट करके इंडस्ट्रीज़ में गुड्स को फिनिश्ड या फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके वापस इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे एट द हायर प्राइजेज. Infrastructure was selectively developed and was inadequate to meet the growing needs, while the population suffering from lack of health and education. Foreign trade was used as a tool to drain out wealth from India
and so India was left with a large foreign trade. Now see, there is a point, ड्रेन आउट वेल्थ. ड्रेन आउट वेल्थ का मतलब होता है कि हमारी कंट्री की जितनी भी वेल्थ थी उसको ड्रेन कर दिया. मीन्स यहाँ की जितनी भी वेल्थ हुआ करती थी उस सारी वेल्थ का यूज़ ब्रिटिशर सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे. बदले में इंडिया को उससे कोई रिटर्न गेन नहीं हो रहा था. और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने की वजह से फॉरेन डेप्ट इंक्रीज़ हो रहा था. फॉरेन डेप्ट इन द सेंस कि जो हम प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन मॉनेटरी रिटर्न ज़्यादा नहीं हो रहा. बदले में फिनिश्ड या फाइनल गुड्स को हम जो इम्पोर्ट करते थे हमें उसके लिए भी पैसा देना पड़ता था बहुत ज़्यादा, और रिकवरी ज़्यादा नहीं थी. वी कैन से सिंपली दैट रिसीट्स वर लेसर देन एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर वॉज हायर देन receipts. To top it all, the partition of the country in 1947 displaced many and caused a setback to both agriculture and industry. Yesterday I told कि agriculture और industrial sector एक दूसरे पे based होते. They both are interconnected. Reason is very specified कि agriculture sector से raw material का production होता है और उसी raw material को use में लिया जाता है in industries. तो जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज़ को रन आउट करना पॉसिबल नहीं है. इंडस्ट्रीज़ का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. देयर वॉज मच टू बी डन ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रंट. ऑल दीज आर डिस्कस्ड बिलो अंडर वेरियस हेड्स. हमें सभी सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट करना था. नाउ लेट्स कम टू लो लेवल ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट is the improvement in the standard of living of the people in an economy. Make it a note. वन मार्क क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन सकता है कि दैट व्हाट इज मीन्ट बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कैसे होगा? जब तक पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं होगी, बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं होंगी, नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज नहीं होंगी, तब तक लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज नहीं हो सकता है. Economic development of a country is estimated by studying the growth in national income and per capita income over a long period. वही जो मैंने अभी बताया कि per capita income और national income का increase होना ज़रूरी है, तभी economical growth possible है. A study of India's national income and per capita income during the British rule indicates little or no economic development. It is clear that the British were colonial rulers and took no interest in the actual development of the Indian economy. They people were actually totally selfish. They were fair weather. वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट वाला वर्क करते थे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी प्ले नहीं करते थे जिससे कि इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो या यहाँ पे किसी तरह की ग्रोथ पॉसिबल हो सके. They did not maintain any records. As colonial rulers, neither did they conduct any official census, nor did they maintain any accounts of the national income estimates. See here the word census means calculation of population. Demographic conditions हम आगे पढ़ेंगे इंडिया की. It means कि हमारी कंट्री में जो पर डिकेड हर 10 सालों में जो सेंसस किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन की जाती है, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया. साथ में नेशनल इनकम का भी कोई एस्टिमेशन ब्रिटिशर्स ने नहीं लगाया. डॉक्टर V.K.R.V. Rao, दादाभाई नौरोजी and R.C. Desai were a few notable Indians who made some estimates of national income and per capita income, but none of these estimates are consistent. Please make it a note here. Dr. V.K.R.V. Rao, दादाभाई नौरोजी and R.C. Desai. वन मार्क क्वेश्चन बनता है यहाँ से. They were some of the Indians जिन्होंने कुछ efforts किए सेंसस और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में, लेकिन it was not much successful. According to one such estimate, the rate of growth of per capita income in the 100 years before independence was a mere 0.5% per annum. इनका जो estimation था, in that estimation we recorded that per capita income that was 0.5% per annum, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था और इसी वजह से कंट्री की ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुकी थी.
The following sections reflect the state or different sectors on the eve of independence. We shall study the agriculture sector, the industrial sector, the occupational structure, foreign trade, infrastructure, and the demographic situation of India to understand better the Indian economy at the time of independence. We will also see how the British rule neglected each of these sectors that are so important for the development of a country. इंडियन इकोनॉमी को ऑब्जर्व करने के लिए हमें बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करता है, ऑक्यूपेशनल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, सर्विसेज मींस टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगा. इन सभी सेक्टर्स का ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है. साथ में डेमोग्राफिक सिचुएशंस मींस कंट्री में उस टाइम पे पॉपुलेशन का सिचुएशन क्या थी, मे बी इट वॉज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इट वॉज स्टेबल्ड. इन सभी बातों का डिस्कशन हमें करना होगा. नाउ लेट्स कम टू लो रेट ऑफ ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर था, कंट्री का एक बहुत बल्क चंक था जो कि एग्रीकल्चर वर्क में ऑक्यूपाइड था. तो चलिए बात करते हैं कि वहाँ का क्या सिनेरियो रहा होगा. नियरली 72% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. 85% of Indians lived in rural areas in the year 1950. Now, two points are being cleared here. The first one is 72% population was occupied in agriculture work in India. Next is 85% of Indian lived in rural areas, means urbanization was lesser in India at the time of independence. यहाँ पे rural people ज़्यादा थे, अर्बेनाइजेशन नहीं था. वो क्यों? क्योंकि लोगों के पास जब तक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तब तक क्या होगा, लोग सिर्फ एग्रीकल्चर करना पसंद करेंगे और एक तरह से एग्रीकल्चर में क्राउड या एग्रीकल्चर पे बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा था. पॉइंट ए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वर प्रीडोमिनेंट. मोस्ट पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. अब लोगों को कंट्री में सर्वाइव करना है, अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, सो दे विल हैव टू डू एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन. तो एग्रीकल्चर को इन्होंने अपना लाइवलीहुड बना लिया कि एग्रीकल्चर करके जो भी पैसा थोड़ा बहुत हाथ में आएगा उससे एटलीस्ट अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेंगे. क्लोथिंग, शेल्टरिंग, फूड ये तो फुलफिल कर पाएंगे. पॉइंट नंबर बी, द स्टेट ऑफ दिस सेक्टर लार्जली रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी. इफ एग्रीकल्चर वॉज अंडर डेवलप्ड द neglected the economy would be the same due to decline in handicrafts. इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें जो कि अफेक्ट हुई है ड्यू टू एग्रीकल्चर. पीपल वर पुश्ड बैक इनटू एग्रीकल्चर एंड सो इट बिकेम ओवर क्राउडेड. जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो जो भी लोग यहाँ पे या जो भी पर्सनस अनएम्प्लॉयड हो चुके थे दे वेंट बैक फॉर द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशराइज हो गए वो उसको काम को करने के लिए, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन रिमेनिंग ही नहीं रहा था. रिमेंबर, व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप्स इट्स इंडस्ट्रीज एक्सपेंड एंड पीपल शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन. जब भी किसी इकोनॉमी का एक्सपेंडेशन होता है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, सो व्हाट पीपल डू, एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्रीज़ को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स, देयर कैपेबिलिटी. जिनके पास कैपेबिलिटी है, स्किल्ड हैं, वो क्यों दोबारा से एग्रीकल्चर में जाएंगे? दे विल try to achieve good position in the industries. The agriculture sector on the eve of independence suffered from low productivity due to the intermediary system, traditional practices, lack of irrigation and fertilizers, and a weak social and economic infrastructure. Similar thing they are telling us. यहाँ पे कुछ points underline कीजिएगा. The agriculture sector on the eve of independence suffered from low productivity. Productivity लो थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इंटरमीडिएटरी सिस्टम. ये जो लेंटिन्योर सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम को मैंने 2-3 बार रिपीट किया है, दैट वाज द इंटरमीडिएटरी, जो कि ज़मींदार टेनेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, एक्सप्लॉइट करता था उसको, और बदले में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करवाता था. उस वजह से प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती गई. ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो कि ऊपर मैंने अंडरलाइन करवाया था, प्रिमिटिव मींस सिंपल टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन. जब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज़ में लेंगे, ज़्यादा कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं यूज़ में लेंगे, सो व्हाट विल हैपन, प्रोडक्टिविटी विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली. लैक ऑफ इरीगेशन, फैसिलिटीज़ नहीं देना रिलेटेड टू इरीगेशन. और वी मस्ट नो कि सच एज इफ वी आर प्रोड्यूसिंग राइस, चावल की खेती कर रहे हैं,
तो इन दैट वी नीड अ बल्क अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन इरीगेशन फैसिलिटी ज़्यादा ना होने से उसकी क्रॉपिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना ज़रूरी होता है इन द क्रॉपिंग, सो दैट वी कैन गेट गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। And a weak social and economic infrastructure. Weak social means people were not having good amount to spend on such of the infrastructures. ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन या लेटेस्ट टेक्निक्स फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, और जिनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं था फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ही बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट ऑफ द ग्रेन प्रोड्यूस करके सेल आउट करके उसी से अपना लाइवलीहुड गेन कर रहे थे। एंड द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हमारी कंट्री में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं थे, इस वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप होने से पीछे रह गया। So this was all about agriculture sector at the time of independence. In the next video, we are going to discuss industrial sector on the eve of independence. Till that time, stay home, stay safe. Thank you.